Hello and welcome to another series of Three Timer. In this video, we are going to discuss about section 10, section 11 and section 12. In our previous video, we already discussed about rest just day, which includes section 6, 7, 8 and 9. In this video, we are going to discuss about section 10, in which we are going to learn things done or said by conspirator in reference to common design. In section 11, we are going to learn about plea of alibi, and in section 12 we are going to learn about how a court can determine the amount of damages. So let's start with section 10. Section 10, as we can see, things said or done by conspirator in reference to common design. When there is a reasonable ground to believe that two or more persons conspire together to commit an offense or an actionable wrong, anything said, done or written by any of such person in reference to common intention, मतलब कोई भी चीज किसी ने कही हो, किसी ने करी हो, किसी भी कॉन्स्पिरेटर ने, किसमें एक कॉमन डिजाइन के अंदर, मतलब एक सेम मंशा के अंदर करी गई चीज होनी चाहिए। अब जब भी एक रीजनेबल ग्राउंड होगा कि हाँ दो और दो से ज्यादा आदमी किसी ऑफेंस को करने के लिए जुड़े हों, किसी एक्शनेबल रॉन्ग को करने के लिए जुड़े हों, या कोई भी चीज़ किसी आदमी ने कही हो, किसी आदमी ने करी हो या किसी आदमी ने लिखी हो, तो वो ऐसा ही माना जाएगा कि वो उन सब आदमियों ने एक साथ लिखी है, चाहे वो किसी एक पर्सन ने ही क्यों ना लिखी हो। इसके अंदर हम बेसिकली ये समझते हैं कि इंटेंशन को एक मेन फोकस दिया जाता है। सपोज कर लीजिए 5-6 आदमी आपस में जुड़े, उन्होंने सोचा कि हम चोरी करेंगे। अब भले ही उन 5 में से 4 आदमियों ने चोरी नहीं करी हो, खाली एक ने ही करी हो, लेकिन वो ऐसे काउंटेबल होंगे कि वो उन 5 ने ही करी है। अब इसके अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें चीज आती है, आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय एनी ऑफ देम इज रेलिवेंट फैक्ट as against each of the person believed to be conspiring as well as for the purpose of proving existence of conspiracy। मतलब जैसे ही वो इंटेंशन पहली बार एंटरटेन हो गया, चाहे किसी भी एक आदमी से ही क्यों ना हुआ हो, तो वो रेलिवेंट फैक्ट ही माना जाएगा और उस फैक्ट को एज अ प्रूफ माना जाएगा उन सभी के, चाहे वो ऑफेंस किसी एक ने क्यों ना किया हो, और उससे हम कॉन्स्पिरेसी का भी पता लगा लेंगे। मतलब अगर हम 4-5 आदमी मिलकर चोरी करते हैं और हमने प्लान बनाया कि हम इस घर में जाकर चोरी करेंगे, लेकिन चोरी सिर्फ एक आदमी ने करी, पर उस एक चोर के बिहाफ पर उन सब के ऊपर ही फंदा अटक जाएगा। आगे चलते हैं। एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट सच पर्सन पार्टी टू इट, मतलब वो सारे पर्सन उस एक्ट के लिए पार्टी थे। अब इसको हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक केस डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा कॉन्स्पिरेसी के बारे में जान लेते हैं। कॉन्स्पिरेसी मीन्स द कॉम्बिनेशन और एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू एन अनलॉफुल एक्ट और टू डू एन लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन्स, मतलब किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा आदमियों के बीच में कोई भी एक एग्रीमेंट जिसमें कि या तो वो एक अनलॉफुल एक्ट करे या कोई लॉफुल एक्ट करे किसी अनलॉफुल मीन्स से। बेसिकली एक्ट तो एक्ट ही रहेगा, चाहे वेदर इट इज अनलॉफुल और लॉफुल। अगर अनलॉफुल मीन्स हुआ तो वो डायरेक्टली ही अनलॉफुल हो जाएगा। अब इसमें केस आता है मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर। इसके अंदर मैंने इसमें W और X इसलिए लिखा था क्योंकि इसके अंदर नाम कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे। मैं अपनी आने वाली वीडियो में इसके नाम भी आपको क्लियर कर दूंगा। W इज द वाइफ ऑफ X, मतलब W X की वाइफ थी। अब B इज द पैरामर ऑफ W, मतलब B W का एक लवर था। अब W एंड B ने C को हायर करा कि भैया तुम जाओ और X को मार करके आओ। अब जब C ने X को मार दिया तब वो C हाथों हाथ पकड़ा भी गया, किस जुर्म में? X के मर्डर के जुर्म में। अब
डब्ल्यू, बी और सी तीनों ही प्रोसिक्यूटेड हो गए भैया कि आपने कॉन्स्पिरेसी की थी, आपने योजना बनाई थी, आपने निष्कर्ष किया था कि भैया आप एक्स का मर्डर करोगे, तो ये तीनों जॉइंटली ही प्रोसिक्यूटेड हो गए। अब प्रिंसिपल एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी आर सर्टेन लेटर्स, मतलब डब्ल्यू और बी, मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध थे उस टाइम में, इन दोनों के बीच में जो लेटर एक्सचेंज हुए उनको एक तरीके से प्राइमरी एविडेंस माना गया, वो जो लेटर्स थे उनको। अब जिसके अंदर ये साफ साफ दिखता था कि डब्ल्यू और बी के बीच में एक लविंग रिलेशनशिप था, एक अफेयर रिलेशनशिप था, जिससे कि वो एक एक्स की मर्डर की कॉन्स्पिरेसी कर सकते थे। आगे चलते हैं। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया लेटर्स आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। मतलब कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भैया जो लेटर्स आए, अब लेटर्स आ गए और उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू एंड बी के बीच में एक लविंग रिलेशनशिप था, अफेयर था, तो उनको वो सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर रेलिवेंट ही मानेंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन 11 पर। सेक्शन 11 में जाने से पहले कुछ प्ली ऑफ एलिबी के बारे में कुछ एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। प्ली ऑफ एलिबी अ लैटिन टर्म which means is to be existence or otherwise and other place। प्ली ऑफ एलिबी को हम एक लैटिन टर्म समझ लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई भी एक्ट का एग्जिस्टेंस हो, एग्जिस्टेंस सेम प्लेस में नहीं होना चाहिए, अदर प्लेस और अदरवाइज, मतलब किसी और तरीके से या किसी और प्लेस के ऊपर। आगे जब ये फैक्ट प्रूव हो जाए कि हाँ वो आदमी कहीं और था, तो उसी के बेसिस पे हम उसको या तो हाईली प्रोबेबल प्रूव करेंगे या हाईली इम्प्रोबेबल प्रूव करेंगे। और अगली चीज, जब एक जनरल सर्कमस्टांसेस हमें प्रूव कर दिया गया है तो हमें उसके आगे और कुछ प्रूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। सेक्शन 11 बेसिकली इसको हम प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया प्ली ऑफ एलिबी क्या होता है। Fact though otherwise relevant become relevant if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact। मतलब fact though otherwise relevant become relevant, वो तब relevant होंगे जब वो किसी भी fact in issue और relevant fact के inconsistent हों। consistency की बात हो रही है यहाँ पे कि हाँ whether they are consistent or not। यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया कि भैया इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट होना चाहिए किसके? फैक्ट इशू और रेलिवेंट फैक्ट के। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, इफ बाय देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, मतलब या तो वो खुद या किसी और फैक्ट के कनेक्शन से क्या करेगा? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस क्या सिद्ध करेगा? किसकी? रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। इसमें हमने दो चीजें पढ़ी, इफ दे आर कंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, मतलब पहले तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी प्रूव करनी ही पड़ेगी। दूसरा, या तो वो खुद या वो किसी और फैक्ट से जुड़ करके किसी की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस बताएगा, पर किसकी बताएगा? रेलिवेंट फैक्ट की और फैक्ट इन इशू। आगे चलते हैं। अब जब वो रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस बता देगा, तो उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे वेदर दीज फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट आर हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक्स ने वाई का खून कर दिया। अब पुलिस पकड़ के ले गई एक्स को, पर एक्स ने ये कह दिया कि जब जिस दिन खून हुआ था मैं उस दिन बेंगलोर में था, मैं दिल्ली में था ही नहीं। तो अब इस केस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ ये सिद्ध करने का कि हाँ मैं बेंगलोर में था, वो एक्स के ऊपर ही जाएगा। तो इसके अंदर एक्स को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं बेंगलोर में था। अब अगर उसने प्रूव कर दिया तो ये हाईली प्रोबेबल हो जाएगा, अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो इम्प्रोबेबल हो जाएगा। कुछ केसेस ले लेते हैं। पहला केस, दलेल सिंह वर्सेस जय मोहन सिंह। दूसरा केस, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस गंगा राव सिंह।
तीसरा केस हरीश चंद्र वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लास्ट जयंत भाई भंकर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब पहला केस लेते हैं दलेल सिंह वर्सेस जयमोहन सिंह। इसमें यह कहा गया था अलीबी इज गवर्न बाय सेक्शन 11 ऑफ द एविडेंस एक्ट एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द फैक्ट इज ऑलवेज लाई ऑन द एक्यूज्ड। मार्क दीज वर्ड्स, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ओनली ऑन एक्यूज पर्सन। मतलब जो अभियुक्त है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा कि भैया आप सिद्ध करो कि जो आप कह रहे हो वो सही है, और कोर्ट को उससे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। अगर कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ फेल, आप सजा के भागीदार। अगला केस लेते हैं स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस गंगा राव सिंह। इसके अंदर क्या कहा था, द प्ली ऑफ एलिबी मस्ट बी प्रूव बियॉन्ड द प्ली ऑफ एलिबी मस्ट बी प्रूव बियॉन्ड एनी डाउट हैज एब्सोल्युटली। मतलब अगर कोई भी डाउट है तो उसको भी प्रूव करना पड़ेगा, कोई प्रूफ डाउट्स की गुंजाइश ही नहीं बताई। इसके अंदर साफ साफ कह दिया कि भैया अगर कोई फैक्ट है जिसमें डाउट आ रहे हैं तो प्ली ऑफ एलिबी का ये मेन फोकस होना चाहिए कि भैया वो डाउट किसी भी तरीके से क्लियर हो जाए। अगला हरीश चंद्र वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। In this case, where the accused has been given the plea that at the time of incident he was engaged to the examination of the fact, was bound by the prosecution in the knowledge of the court। मतलब अगर प्रोसिक्यूशन कहता है कि हाँ ये एग्जामिनेशन करना है या ये फैक्ट जरूरी है, तो उसके अंदर भी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा, एक्सक्यूज के ऊपर आएगा कि हाँ आप सिद्ध कीजिए कि आप उस दिन वहाँ पे थे, आपने उस दिन वो काम किया था या नहीं किया था। मतलब इसमें साफ साफ कह दिया कि भैया जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज के ऊपर ही लाई होगा। अकॉर्डिंग टू द डेट शीट द एग्जामिनेशन डेट वाज 6। इसके अंदर साफ साफ ये कहा गया था कि एक्यूज पर्सन कह रहा है कि भैया जब ये कांड हुआ था मैं एग्जाम देने वहां गया था। तो इस केस के अंदर एक्यूज पर्सन को एग्जामिनेशन डेट शीट के हवाले से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये जब कांड हुआ था तो ये मेरी डेट शीट आप देख लीजिए, मैं वहां पे था। हेल्ड क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट द फैक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन डज नॉट मेक द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस प्रोबेबल। जयंत भाई भंकर भाई वर्सेस गुजरात, स्टेट ऑफ गुजरात। अब ये एक मर्डर केस था। इन अ मर्डर केस वेयर अ प्ली ऑफ एलिबी हैज बीन टेकन बाय द एक्यूज एंड द टाइम वेइंग in comparison to the prosecution, the case of balance title in favor of accused, the prosecution case would be the title get any better। मतलब अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा तो वो भी एक्यूज पर्सन को ही मिलेगा। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर्सन के पास आ रहा है तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट भी एक्यूज पर्सन को ही मिलेगा कि अगर किसी पॉइंट पे शंका है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा। आगे चलते हैं सेक्शन 12, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर। इन अ सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट टेंडिंग टू अनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट आर रेलिवेंट। मतलब किसी भी सूट में जो डैमेजेस के लिए किया गया है, ऐसे फैक्ट जो कोर्ट को डिटरमाइन करते हो, जो कोर्ट को एक डायरेक्शन देते हो किस लिए कि वो एक अमाउंट फिक्स कर दे और वो रेलिवेंट माना जाएगा। In a suit in which damages are claimed by any fact which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded is relevant। मतलब कोई भी ऐसी सूट जिसके अंदर डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हों, इसके अंदर कोर्ट को अनेबल कर दिया जाएगा कि भैया आप इसका अमाउंट सेट कर दें। क्योंकि हम टॉर्ट में पढ़ के आए थे देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस। कौन से लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड जो पहले से फिक्स हो, अनलिक्विडेटेड जो फिक्स ना हो विच इज सेट बाय द कोर्ट। यहाँ पे हम अनलिक्विडेटेड की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर वही कह दिया गया कि जो भी सूट आ गए हैं डैमेजेस क्लेम करने के लिए, तो इसके अंदर कोर्ट के पास ये आधिकारिक क्षमता है, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसके अंदर अमाउंट ऑफ डैमेजेस को सेट कर दे, और वो जो अवार्ड किया जाएगा, जो दिया जाएगा, जो सुनाया जाएगा, वो तो हम उसको रेलेवेंट ही मानेंगे। केसेस ले, इससे पहले हम कुछ इसकी जानकारी लेते हैं।
In a civil cases, damages or compensation for the loss of suffered is the most common relief. मतलब सिविल केसेस में damages और compensation एक तरीके से relief माना जाता है victim के लिए। मतलब कोई भी अगर victim हुआ पर वो सिविल केस का होना चाहिए, तो उस केस के अंदर हम compensation देंगे, सजा नहीं देंगे। Court has to take many facts or into the account for the purpose of arriving the most appropriate figure of compensation. Obviously, जब एक कोर्ट एक डैमेजेस का अमाउंट सेट करता है तो उसको सेट करने से पहले वो बहुत चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श करता है। Whether the amount which we are set is relevant or not, whether the person is eligible or not, whether the person who claimed the amount is right or not, इन सब फैक्ट्स के ऊपर भी कोर्ट विचार विमर्श करता है, उसके बाद सेट करता है। मच ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल लॉ अंडर विच एक्शन इज ब्रॉट। ऑब्वियसली मतलब जो कोर्ट में केस आया तो कोर्ट पहले ये भी देखेगा कि हाँ ये जो केस आया है ये कौन से लॉ के अंतर्गत आया है, और कौन से लॉ के अंतर्गत आया है तो हमें उस लॉ के अकॉर्डिंग ही तो ये डैमेज फिक्स करने पड़ेंगे, ये कंपनसेशन फिक्स करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए एक आया, एक ऑफेंस छोटा है और एक ऑफेंस बड़ा है, तो क्या क्या दोनों में डैमेजेस का अमाउंट सेम होगा? नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज फिक्स्ड बाय द कोर्ट। आगे चलते हैं। इन अ केस ऑफ टॉर्ट द कोर्ट टेक इनटू द अकाउंट टू मोटिव, मैलाइस एंड इंटेंशन ऑफ द रॉन्ग डूअर। ऑब्वियसली टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग। अब जब टॉर्ट के अंदर हम डैमेजेस की बात करेंगे तो इसके अंदर कोर्ट तीन चीजें देखेगी, मोटिव, मैलाइस और इंटेंशन ऑफ रॉन्ग डूअर। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो अपराध हो जाते हैं वो अनजाने में हो जाते हैं, या उसकी मंशा कुछ और होती है, हो कुछ और जाता है। इवन द एबिलिटी ऑफ द डिफेंडेंट टू कंपनसेशन ऑफ सम पार्ट। ऑब्वियसली जो आदमी उसको क्लेम कर रहा है, जो आदमी उसको भरेगा, उन दोनों की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए, एक की पे करने की और एक की लेने की, तभी तो हम डैमेजेस क्लेम करेंगे। In the law of contract, on the other hand, the intention of the party committing breach reaches mental pain and suffering caused by the breach of all relevant to the question of damages. अब कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमें डैमेजेस कब कब मिल सकते हैं? जब हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया हो, जब हमें कुछ मेंटल पेन हुआ हो, या जब हमने उन सब फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं किया हो जो हमें करना चाहिए था। The onus of proof on the plaintiff to show the what is loss suffered. Obviously जिसने केस किया है वही तो प्रूफ करेगा कि भैया मेरा ये लॉस हुआ है, कृपया करके मेरे को वापस दिलाया जाए। जब हम एक प्लेन डालेंगे तो वो प्लेंटिफ ही डालेगा, और प्लेंटिफ के ऊपर ही तो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि सर ये मेरा लॉस हुआ है, कृपया करके मुझे डिफेंडेंट से दिलवाया जाए। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी प्लेंटिफ के ऊपर ही आएगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त मनीष सोनी